हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही हैं ये क्लासेस? क्या आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है? देखो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं नए नए वीडियोस बना रही हूँ और आपको हेल्प करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियोस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे बेल आइकन प्रेस करने से। और अगर आपको मेरे को कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ कमेंट करना हो, तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। एंड जस्ट स्पेयर योर टाइम्स टू वॉच माई वीडियोज़। क्लियर? अब आज की क्लास हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आपको जो मेंबर्स की मीटिंग थी, जो हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे तरह की मीटिंग्स बताई थी। उसमें एक टाइप था मेंबर्स की मीटिंग। ठीक है, उस मेंबर्स की मीटिंग में मैं आपको बता दूं, मैं 4 जो मीटिंग होती है उनको मैं आज की वीडियो में कवर कर रही हूँ, जैसे एजीएम, ईजीएम, स्टैट्यूटरी मीटिंग और क्लास मीटिंग्स। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना है, जब भी आपको मीटिंग से रिलेवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एजीएम और उसके लीगल प्रोविजंस वगैरह लिखो, तो आप हमेशा याद रखो, सीधा आंसर मत स्टार्ट करो, कुछ हेडिंग्स बना लो अपने आंसर के, उसके बाद अपने आंसर को स्टार्ट करो, ताकि इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। मैंने आपको बोर्ड पे ये हेडिंग्स लिख दिए हैं और उसके तहत हम हर चारों को कवर करते हुए चलेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेक्शन की। कौन सा सेक्शन किस मीटिंग को मेंशन कर रहा है, तो ध्यान दीजिए ना, मैंने इस पूरे बॉक्स में ही कुछ सेक्शन लिख दिए हैं, दैट इज 96। अगर मैं केवल सेक्शन 96 लिख रही हूँ, इसका ये मतलब है मैं 2013 एक्ट की बात कर रही हूँ। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप एक्ट का नाम नहीं लिख रहे हो कि 2013 है या 1956 है, तो ये हम मान लेंगे कि ये 2013 है। लेकिन आप जरा सा ध्यान दोगे तो मैंने स्टैट्यूटरी मीटिंग में 1956 को मेंशन किया है। ठीक है, तो जो अगर मैंने 1956 लिख दिया तो आई एम पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। राइट, तो ये मैंने लिख दिया है कि ये सेक्शन इस ईयर का है, जबकि ये सारे सेक्शन 2013 वाले ईयर के एक्ट के हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कौन सा सेक्शन है। फर्स्टली आई टेक माय टॉपिक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वार्षिक साधारण सभा क्या होती है? देखो, हर साल जो सभा की जाती है, जो मीटिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पूरे साल भर से मतलब क्या है, एक साल या एक वार्षिक, एक वर्ष से क्या मतलब है? ध्यान देना, हमारा कंपनी लॉ ये कहता है, अगर एमओए में कुछ इस तरह का मेंशन किया हुआ हो कि फाइनेंशियल ईयर को ही हम पूरा एक साल मानेंगे, तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज इन जनरल जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसको हम एक साल कहते हैं, वर्ष कहते हैं। और इसके दौरान एक बार ये मीटिंग बुलाई जाती है, कॉल की जाती है, इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग का कॉल कौन कर सकता है? उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। और सेक्शन 96 कवर करता है, इसके सारे लीगल प्रोविजन जो है वो 96 में बताए गए। अब मैंने आपको मीनिंग में भी आ गई हूँ और सेक्शन को भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो मीनिंग तो हो गया, हर साल बुलाई जाने वाली मेंबर्स की वो सभा या वो मीटिंग जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, उसको हम वार्षिक साधारण सभा कहते हैं। ठीक है, वर्ष का यहाँ पे क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता दिया है कि जो कैलेंडर ईयर है वो यहाँ पे वर्ष का मतलब रखता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके? तो ध्यान देना, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये कहता है जो भी हमने पूरे साल भर में काम किए हैं उनको रिवाइज करना, रिवाइज द फंक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन ड्यूरेशन द होल ईयर, है ना, उनको हम एक तो रिवाइज करते हैं, सभी शेयर होल्डर्स को बताते हैं ये काम हो गया है। जो अकाउंट्स हो, बैलेंस शीट्स हो या कोई रिपोर्ट्स हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उन सब को हम कंसीडर करते हैं इस मीटिंग में। उसके अलावा फाइनल डिविडेंड जो हम डिक्लेयर करने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इसकी अनाउंसमेंट भी इसी मीटिंग में होती है, क्योंकि मेंबर्स बैठेंगे और मेंबर्स को डिविडेंड मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ डिविडेंड की, ना कि इंटरेस्ट की। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और वो उसके मेंबर हैं, और ये मेंबर मीटिंग होती है। हर चीज को आप लिंक बना के चलोगे, सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी दे दी गई मेंबर्स को, पूरे साल भर में जो फंक्शंस हुए उनकी जानकारी दे दी गई मेंबर्स को, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसकी जानकारी दे दी जाएगी उनको। और डायरेक्टर्स के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सब की भी जानकारी दी जाएगी इसी मीटिंग में सभी लोगों को। इसके अलावा कोई और रेम्यूनरेशन ऑडिटर वगैरह को दिया जा रहा है या उसको तो भी उस सारी चीज की जानकारी दी जाएगी इस मीटिंग में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। 4-5 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप हेडिंग के तहत आंसर लिखोगे तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा जब आप 5 पॉइंट लिख देते हो किसी भी इसमें। ठीक है, तो अब ये कहता है
लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, देखो ये कहता है कि 1 साल के खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग बुला लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिसंबर में बुला रहे हो, अगर जनवरी में शुरू हुआ है हमारा पूरा साल तो दिसंबर में बुला रहे हो। जनरली ये कहता है कि AGM is to be held within 9 months of closing of financial year of the company। कंपनी का जो क्लोजिंग ईयर है, जो फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर है, उसके 9 महीने के अंदर अंदर बुला लो। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो एनुअल जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है वो होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक का, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे अगर मैं बात करूं 2019 की बात कर ले तो 2019 का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक में 2019 के 1 अप्रैल से लेकर के 2020 के 31 मार्च तक का टाइम पीरियड आएगा। तो 19 में तो 9 ही महीने आए ना, तो 9 महीने के अंदर अंदर बुला लो, ताकि क्या है वो कैलेंडर ईयर को भी कंसीडर कर ले और वो फाइनेंशियल ईयर को भी कंसीडर कर ले। इस तरह का एक लीगल प्रोविजन है। तो ये कहा गया है जनरली एक AGM को फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर बुला लेनी चाहिए। एक सेकंड बात कहता है, इफ AGM is so held, there is no need to hold AGM in the year of its incorporation। इनकॉर्पोरेशन के ईयर में बुलाने की जरूरत नहीं होती, यानी जिस साल उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस साल ना भी बुलाओ तो चलेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर कोई फर्स्ट AGM है तब तो ये केसेस है। अगर मान लो कि दूसरी AGM है, यानी कंपनी ने बिजनेस रन करना शुरू कर दिया है और बाद में अब जब AGM बुलाई जा रही है तो वो ये कहता है कि हर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर एक तो AGM को बुला लो, और एक दूसरा ये कहता है AGM इज टू बी हेल्ड विद इन 15 मंथ्स ऑफ लास्ट AGM। पिछली मीटिंग जब बुलाई गई थी उसके 15 महीने के अंदर अंदर आप बुला लो। मैंने जो पहले 2 बातें बोली हैं वो फर्स्ट AGM की बोली है, और आगे की 2 बातें जो बोली मैंने अगली AGM की बोली है। तो फर्स्ट AGM के केस में तो क्या कहा हमने कि इसने कहा कि एक फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर अंदर बुला लो, और दूसरी बात क्या कही कि जो इनकॉर्पोरेशन अगर हुआ है तो उस साल में AGM का बुलाना कोई जरूरी नहीं है, आगे बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड फोर्थ या कोई और मीटिंग कॉल कर रहे हो AGM की, तो वो कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी क्लोज होने के 15 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर तो इसको बुला लो, और अगली पिछली जो मीटिंग हुई थी उसके 15 महीने के अंदर अंदर अगली AGM को बुला लो। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि ये कहता है किस टाइम पे बुलाना चाहिए। तो उसका एक टाइम पीरियड दिया गया है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में कभी भी, यानी वर्किंग आवर्स। ठीक है, जितने भी कार्य घंटे हैं उनके बीच में एक AGM को बुलाना चाहिए। अगर बात करें डे, तो जो नेशनल हॉलीडेज है इनको अवॉइड करो। एक तो ये कहता है AGM इज टू बी हर्ड ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, और नेशनल हॉलीडे का मतलब है कोई भी ऐसा दिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉलीडे कहा हो, इसे हमने नेशनल हॉलीडे कहा। तो एक तो उस दिन नहीं बुलाई जानी चाहिए, और ये कहता है किस प्लेस में बुलाई जानी चाहिए। तो जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुलाई जानी चाहिए, लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाना नहीं संभव हो रहा है तो कुछ किसी भी ऐसी जगह पे बुलाई जा सकती है जहाँ पे सब लोग एक साथ आ सकते हों। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाई जाती है, अगर नहीं बुला जा पा रहे हैं उस ऑफिस में तो कहीं भी बुलाई जा सकती है, लेकिन सब लोग फिजिबली आ जाएं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई AGM के बारे में। अब ये कहता है AGM की रिपोर्ट भी बनानी चाहिए। इसके लिए सेक्शन 121 कवर करता है। अब ज़्यादा सेक्शन बात याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगी सारे सेक्शंस को एग्जैक्टली लर्न करने की, तो इसको तो आप अवॉइड कर देना। फिर भी मैं आपको जस्ट वीडियो में बता रही हूँ कि सेक्शन जो 121 है वो AGM की रिपोर्ट बनाने के बारे में कहता है। तो आपको हमेशा पता होगा कोई भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स भी लिखे जाएंगे, उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। तो ये मीटिंग के रिपोर्ट बनाने के लिए सेक्शन है 121। अब आगे की बात करता है कि जो भी अगर AGM में कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे लीगल प्रोविजंस है। जैसे 96 तो AGM के ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग वगैरह को कवर कर रहा है। 97 एक्ट जो है वो इसमें कोई गलती हो जाए तो वो उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, ऐसे 99 सेक्शन है वो भी इसी के बारे में बताता है, जबकि 98 जो है वो EGM को कवर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं आपको समझ आनी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर एक अच्छा आंसर लिखना हो और अगर आपको याद रह जाए तो एक केस भी आपको हर मीटिंग में डाल देना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं, तो मैं अगर AGM की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट केस है श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, 1938 का केस है ये। ठीक है, तो इसमें ये AGM के बारे में है। अगर याद रह जाए तो ये केस लॉ लिख देना, नहीं याद रह जाए तो कोई बात नहीं है।
ठीक है, अब हम आगे आते हैं ईजीएम के बारे में। ईजीएम कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कभी हम पूरे जीवन में कंपनी का जो लाइफ टाइम होता है उसमें केवल एक ही बार बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहता है कुछ ऐसे मैटर होते हैं, जैसे मान लो कि एनुअल जनरल मीटिंग हो गई और उसके ठीक होने के बाद में कुछ ऐसा मैटर हुआ कि अगली एजीएम तक उसका इंतजार नहीं किया जा सकता और जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेना होगा और सबका कंसेंट लेना जरूरी हो गया है, तो एक मीटिंग कॉल की जाएगी। इस मीटिंग को हमने कहा ईजीएम। जो दो एजीएम के बीच में अचानक से कोई मीटिंग रखी जाए उसको हम ईजीएम कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल ईजीएम की ही जाए। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर कि इफ देयर इज एनी नेसेसरी और नीड इट मस्ट बी हेल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान देखना कि कोई भी मैटर अगर एजीएम के कंप्लीट होने के तुरंत बाद में कुछ ऐसा हो गया है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो ऐसे में ईजीएम बुलाई जा सकती है। ठीक है, और ये कहता है ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जितनी भी जनरल मीटिंग के अलावा मीटिंग्स होंगी वो सब ईजीएम कहलाई गई हैं। ठीक है, तो ये कहता है इन्हें हम स्पेशल मीटिंग्स के नाम पे जानते हैं। अब आगे कहता है कौन कौन बुला सकता है ईजीएम को, तो ईजीएम को कोई भी डायरेक्टर बुला सकता है, या डायरेक्टर में से कोई दो लोग बुला सकते हैं, या कोई दो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसकी प्रपोजल रख सकते हैं कि ईजीएम बुलाई जाए। ये कहता है उसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, वो भी ईजीएम को कॉल करवा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्कैम या स्कैंडल की कोई ऐसी बात चल रही हो कंपनी के अगेंस्ट में और इंक्वायरी बिठानी जरूरी हो, तो एनसीएलटी भी कह सकता है कि ईजीएम बुलाई जाए जिससे सारी चीज़ें सामने आई जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसी किसी भी और लोगों ने मेंबर्स ने ऐसी रिक्विजिशन लगाई हो तो भी ईजीएम बुलाई जा सकती है। तो मुद्दा ये है कि ईजीएम को बुलाने के लिए कौन कौन लोग लायबल है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, एनसीएलटी वगैरह। ठीक है, अब ये कहता है कि कॉलिंग ऑफ ईजीएम जो है वो इनको एम्पावर करता है, किसी भी समय बुलाई जा सकती है, ये जिस भी समय उचित लगे, जब भी लगे तभी ये बुलाई जा सकती है। इसका कोई सर्टेन पीरियड नहीं है कि साल में एक बार या दो बार बुलाई जाएगी। ठीक है, तो ये ईजीएम के बारे में हो गया। आगे की बात करते हैं हम। इसके लीगल प्रोविजंस हैं कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल हो तो ईजीएम बुलाने का तरीका ये है कि रिक्विजिशन मस्ट बी मेड बाय द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 of such a paid up share capital of company and are entitled to vote on that occasion of at the said EGM। ये कहता है किसी भी ईजीएम को बुलाने के लिए वो शेयर होल्डर जिनके पास कम से कम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो, पूरी शेयर कैपिटल का 1/10वां हिस्सा उन लोगों के पास होना चाहिए, तब वो लोग इस ईजीएम को बुलाने के हकदार होते हैं। और ये कहता है अगर कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो रिक्विजिशन शैल बी मेड बाय द सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। पूरी वोटिंग पावर है उसका 10% लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर तो होंगे नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल है नहीं। अगर शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर मेंबर्स नहीं है, तो फिर कोई भी ऐसा मेंबर जो उस कंपनी के मेंबर हैं जैसे प्रमोटर्स या डायरेक्टर, उनके पास में उस पूरी वोटिंग राइट्स का 10% हिस्सा होना चाहिए, तो वो लोग एंटाइटल्ड है इस ईजीएम को बुलाने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें हो गई ईजीएम के बारे में। अब बात करते हैं क्या एनसीएलटी भी ईजीएम बुला सकता है। मैंने अभी पहले कहा कि हाँ बुला सकता है। तो ऐसा कब कब ऐसा होगा कि एनसीएलटी इस तरह की रिक्विजिशन रखेगा कि हम ईजीएम बुलाया जाए उस मीटिंग में, कंपनी में। तो ये कहता है कभी भी कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, या कोई रजिस्टर्ड ऑफिस के कोई लॉक हो गया हो, क्यों लॉक हुआ है, या ये कहता है वेयर कंपनी डज नॉट हैव इट्स ड्यूली अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक्चुअल उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनके पास अब सामने नहीं नजर आ रहे हो, तो या वेयर देयर इज अ चांस ऑफ क्वारल और वायलेंस एट द मीटिंग, अगर मीटिंग में कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो गया है तो भी ईजीएम एनसीएलटी कहता है कि बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं, स्टेचुअरी मीटिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ना सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, इसमें हर एक में आपको ये देखना है कि कंपनी सचिव क्या क्या काम करता है किसी भी मीटिंग के लिए। तो बहुत सारे काम करेगा वो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करेगा, मिनिस्ट्रियल वर्क भी करेगा और सेक्रेटरियल वर्क भी करेगा, है ना। तो वो जैसे कि वही वाली बात, नोटिस बनाएगा, एजेंडा तय करेगा सलाह मशवरा करके, और फिर उन सबको प्रॉपर टाइमिंग के अंदर अंदर सबको इन्फॉर्म करेगा, सबको बुलाएगा, उनका अटेंडेंस करवाएगा, मिनट्स लिखेगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। इसको आप एक बार
बार तरीके से पढ़ लोगे, उसके बाद सब में लगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक अंतर करते हुए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जो हम पूरे साल भर में एक बार करते हैं, पूरे कंपनी के लाइफ टाइम पे। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो 1956 का जो एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 165 जो है वो कवर करता है। ये कहता है एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल मस्ट होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर टू बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। जितने भी शेयर कैपिटल वाले या गारंटी वाली जो कंपनीज होती हैं, यानी पब्लिक कंपनीज होती हैं, उनको अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार, उसका भी एक टाइम पीरियड सर्टेन है, उसमें उसको एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए, जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग बनती है। और स्टैट्यूटरी मीटिंग की जो रिपोर्ट बनती है उसको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है पूरी कंपनी के मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग होती है, और जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, उसके बाद बुलाई जाने वाली पहली मीटिंग होती है इसके मेंबर्स की। उसके बारे में ये एक बात कह रहा है कि एक तो कभी भी इनकॉर्पोरेशन जिस टाइम हुआ हो उसके ठीक एक महीने से पहले नहीं आनी चाहिए, कभी भी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कॉल करनी चाहिए। यानी कम से कम एक महीना तो बीत जाए रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद एक तो मीटिंग कॉल होगी, और दूसरा कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट आएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही मीटिंग हो जानी चाहिए। ये खास बात है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू द कमेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये कहता है बिजनेस शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के बाद होनी चाहिए। तो ये दोनों टाइम पीरियड का जो गैप है, इसके अंदर ही होनी चाहिए स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो ध्यान देना। वही सबसे पहली चीज, टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स रिगार्डिंग इशू रिलेटेड विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, किस तरह से कंपनी बनी है, इसका प्रमोशन किस तरह से किया गया है, प्रमोटर ने क्या क्या काम किए हैं, वो सारी चीज़ों की सारी जानकारी देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड कहता है टू मेक क्लियर एंड डाउट्स एंड कंफ्यूजन इफ एनी ऑफ द माइंड ऑफ द मेंबर। किसी भी मेंबर के दिमाग में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, उन सबको क्लैरिफाई करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट कहता है टू डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग सक्सेस ऑफ द फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी। इस कंपनी की जितने भी सक्सेस मैटर है जो फ्लोट कर रहे हैं, यानी गुडविल जो चल रही है, उसके बारे में डिस्कशन करना। और ये कहता है टू टेक कंसेंट ऑफ द मेंबर रिगार्डिंग एनी मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्टस में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह स्पेसिफाई किए गए, उसकी कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ का सजेशन लेना हो, कोई और कंसेंट लेना हो, तो उसके बारे में भी ये एक ऑब्जेक्टिव रखता है कि इस पे भी डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, ये कहता है कौन कौन सी कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग से एग्जेम्प्टेड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो लोग शेयर कैपिटल रखते हैं या फिर गारंटी बाय लिमिटेड बाय गारंटी है, वो लोग इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पशन की बात करेंगे तो एक तो प्राइवेट कंपनी सारी एग्जेम्प्टेड है, एक अनलिमिटेड कंपनी जितनी भी होंगी वो सारी एग्जेम्प्टेड है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर गारंटी से तो वो लिमिटेड है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं रखता है, तो ऐसी कंपनीज भी एग्जेम्प्टेड है इस मीटिंग को बुलाने के लिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहता है जब स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जाती है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन जितनी भी शेयर होल्डर से रिलेटेड है उनके सारी जानकारी रखी जाएगी। एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट कंप्लाई विद द गाइडलाइंस। सारी गाइडलाइंस को जो लीगल प्रोविजन हमारा 165 सेक्शन कह रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी गाइडलाइंस को इंक्लूड किया जाएगा, और ये सारी गाइडलाइंस जो है सारे मेंबर्स को भेजी जाएगी कम से कम 21 दिन पहले। कम से कम, मैंने आपको बताया था, जनरली हम दिमाग में फिर रख लो कि 25 दिन रख लिया है ना। ऐसे ही कहता है जो इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हुई और कौन कौन उसमें अटेंड करा, वो सब कुछ। तो ये कहता है इट शैल बी सर्टिफाइड एज बाय 2 डायरेक्टर्स विद सिग्नेचर, जिसमें 2 डायरेक्टर्स में एक एमडी होना चाहिए और एक ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वो जो कंपनी का ऑडिटर है उसके भी सिग्नेचर होते हैं ऐसे सर्टिफिकेट्स पे। और रिपोर्ट के बारे में क्या क्या लिखा जाता है, कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर कैसे हैं, उनका कंसिडरेशन ऑफ शेयर इशूड क्या है, वो सब लिखा जाएगा। कैश कितना आ गया है, रिसीव कितना हुआ है, वो सारी चीज़ लिखी जाएगी, रिसिप्ट लिखी जाएगी, पेमेंट्स अकाउंट लिखा जाएगा। डायरेक्टर और ऑडिटर्स के बारे में सारी जानकारी लिखी जाएगी, जैसे उनके नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें, उनके ऑक्यूपेशन, उनका क्या काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह लिखे जाएंगे। ऐसे ही कहता है एरियर्स ऑफ कॉल्स, कॉल के ऊपर कोई एरियर वगैरह दिया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में।
आगे ये कहता है कमीशन और ब्रोकरेज, कोई भी दलाली वगैरह कमीशन वगैरह है वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाएगी। एक बात याद रखो, अगर स्टेच्यूटरी रिपोर्ट को बनाते समय कोई भी गलती हो जाती है तो फाइन लगता है, तो वो फाइन के लिए भी लायबल होना पड़ता है। और ये कहता है कंपनी के प्रत्येक ऑफिसर को 5,000 रुपए का फाइन लग जाता है, ठीक है। और वाइंडिंग अप के लिए भी आता है कोर्ट में ऑर्डर टू वाइंड अप द कंपनी, एक एज अ पनिशमेंट अगर कोई स्टेच्यूटरी मीटिंग या रिपोर्ट में कोई गलती हो और इतनी मेजर गलती हो तो इट में भी कि ऐसा ऑर्डर आ सकता है कि कंपनी मस्ट बी वाइंडिंग अप, ठीक है। ये चीज है। तो हमने 3 मीटिंग पढ़ ली है, एजीएम पढ़ लिया है, ईजीएम पढ़ लिया है, स्टेच्यूटरी मीटिंग पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं कि क्लास मीटिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं जो शेयर्स के, जो एक कंपनी होती है ज़रूरी नहीं होती कि एक ही तरह के शेयर्स को वो इशू करे, बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर तरह के शेयर्स के बारे में कोई इशू है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाना है तो किस केवल उसी तरह के शेयर्स के शेयर होल्डर्स को कॉल किया जाता है, उनको अपन क्लास मीटिंग्स कहते हैं। तो ये कहता है कि जो जनरल मैनेजर होता है वो उसके आर्टिकल्स में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े कि किसी शेयर होल्डर के डायरेक्ट इंटरेस्ट को हिट करता हो तो उस तरह के शेयर के क्लासेस का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये कहता है क्लास मीटिंग्स आर दोज मीटिंग दैट आर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कोई मीटिंग बुला ली या इक्विटी शेयर्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासेस के शेयर होल्डर्स ने मीटिंग बुला ली। ये कहता है जनरली ये तब जरूरत पड़ती है जब कभी भी हम शेयर कैपिटल में या तो ऑल्ट्रेशन करते हैं या कोई वेरिफिकेशन करते हैं या फिर वो उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के डायरेक्ट इंटरेस्ट को जो उनके हित है उनको राइट्स को इफेक्ट करता हो। ऐसे ही ये सारी चीज़ हो गई। तो मैंने आपको बता दिया इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी, सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस वही काम करेगा जिस तरह से वो बाकी सारे मीटिंग्स में कर रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ताकि कि हर तरह के शेयर होल्डर को उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो इस तरह से करके हमने ये सारी चारों टाइप की मीटिंग जो है आज कवर कर ली है। ये हमारा पूरा जो टाइप्स ऑफ मीटिंग में हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया एक मेंबर्स की होती है, एक डायरेक्टर्स की होती है और एक क्रेडिटर्स की होती है। तो क्रेडिटर्स और डायरेक्टर्स पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते, मेनली क्वेश्चन मेंबर्स पे बनता है। वो 4 तरह की मीटिंग थी, वो मैंने चारों मीटिंग को आपको डिटेल में बता दिया है और उन्हें 5 हेडिंग्स के तहत में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से रखें और जब भी एग्जाम हो इन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर ले, रिकॉल हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। Thank you.